जेपीएससी ने 17/3/2024 को पीटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया और उस एग्जामिनेशंस में जो दो पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर की हम लोग पहले बात कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ का। और ये जनरल स्टडी जो है पेपर वन में, है ना, जो 100 क्वेश्चंस थे, आइए देखें उसका आंसर की क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो क्वेश्चन पेपर है पीटी एग्जामिनेशंस का जनरल स्टडीज़ का पेपर वन, और ये है सेट वन। तो हम लोग सेट वन के सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। सारे क्वेश्चन तो वही रहते हैं, सिर्फ उनका सीक्वेंस जो है वह चेंज रहता है अलग अलग सीरीज में। क्वेश्चन नंबर वन था, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली? तो इसका जो सही आंसर है वह है बनावली। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति जो है वह मिले थे, और इसका सही जवाब होगा बनावली, जो कि ऑप्शन नंबर डी में था। दूसरा क्वेश्चन था, नौ पाषाणिक पुरास्थल बुरुडी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे, ये पूरा स्थल जो बुरुडी की बात हो रही है झारखंड की, ये जामताड़ा में अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थ्री था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? आरोही अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखिए आरोही क्रम में सही जो है, यहाँ पे देखिए स्थानीय होगा पहला, द्रोणमुख, कर वाटिका और अंतिम में संग्रहण। ये आरोही क्रम में प्रशासनिक संरचना होती है। स्थानीय शुरू होगा, द्रोणमुख, कर वाटिका, देन आफ्टर संग्रहण। क्वेश्चन नंबर फोर है, प्रभावती गुप्त शासिका थी? तो जहाँ तक सवाल है, प्रभावती गुप्त शासिका कहाँ, जो किस वंश की थी? प्रभावती गुप्त शासिका थी वाकाटक वंश की। याद रखेंगे, प्रभावती गुप्त शासिका थी वाकाटक वंश की। क्वेश्चन नंबर फाइव है, संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम कार्य है खगोल विज्ञान पर, व्याकरण पर, संगीत पर या चिकित्सा पर? तो जो संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम है, ये व्याकरण पर कार्य है। क्वेश्चन नंबर सिक्स था, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीर बख्शी। क्वेश्चन नंबर सेवन है, मुगल काल के दौरान, पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता है था? मुगल काल के दौरान, पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा खजाना। हालांकि ऑप्शन में चालनी, मोहर और बिखा भी हैं, लेकिन करेक्ट आंसर होगा खजाना कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर एट है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? तुंगभद्रा, नर्मदा, गोदावरी, भीमा? तो जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है वह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। तो जो बच्चे आर्ट्स के हैं उनको कुछ कुछ क्वेश्चन जो है उनके दिमाग में आ रहा होगा कि ये इतना मुश्किल तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ इमारत है और दूसरी तरफ निर्माण करता। तो जहाँ तक सवाल है लाल महल का, तो इसके निर्माणकर्ता जो है बलबन थे, बिल्कुल सही है। हिंडोला महल जो है होसंग शाह ने बनाया था, इसका भी जो निर्माणकर्ता का नाम है वो बिल्कुल सही है। जहाज महल, इसको बनाया था गयासुद्दीन खिलजी ने, ये भी करेक्ट है। लाल दरवाजा के सामने लिखा हुआ है बीबी राजे, ठीक है, लाल दरवाजा जो मस्जिद है
उसका निर्माणकर्ता का नाम जो है बीबी राजे लिखा हुआ है और ये सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं है पूछा था, दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? जहांगीर के समय का चित्रकार इनमें से कौन नहीं है? तो मंसूर थे, मनोहर थे, अबुल हसन थे, लेकिन ख्वाजा अब्दुल समद जो ऑप्शन नंबर सी में है, ये जहांगीर के समय के चित्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा अब्दुल समद। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? तो 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह कराची में हुआ था और कराची में ही इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। तो किस अधिवेशन में? 1931 ईस्वी के अधिवेशन में कहाँ हुआ था? तो ये कराची में हुआ था और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना हुई वह थी मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो है वह यहाँ पर पारित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? तो ये थॉमस मुनरो का स्टेटमेंट है कि रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है, थॉमस मुनरो के अकॉर्डिंग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है थॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो यंग इंडिया में भी थे, हरिजन में भी थे, इंडियन ओपिनियन इसमें भी महात्मा गांधी संबंधित थे, लेकिन जो इंडियन मिरर है जो ऑप्शन नंबर बी में है, ये महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और खालिस्तान के बीच हुई थी। तो अमृतसर की जो संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच संपन्न हुई थी। तो जो दूसरे ऑप्शन हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो ये नहीं होंगे, करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। अमृतसर की जो संधि है महाराज रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है ना। तो यहाँ पर थॉट्स ऑन पाकिस्तान ये उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये भी अंबेडकर ने ही लिखा है। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये भी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया ये पुस्तक जो है डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखी है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें सत्य और असत्य पे ये आधारित है। तो यहाँ पे देखिए, मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है, तो ये असत्य है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व भारत की मानक देशांतर रेखा है, तो ये बिल्कुल सत्य है। मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है, तो ये भी सत्य है। तो यहाँ पर जितने सारे भी स्टेटमेंट्स जो हैं, यानी कि 4 जो स्टेटमेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरा जो है वह गलत है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर, आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ऐसे ही इसको पकड़ सकते थे। 2.5 घंटे का अंतर क्या होता है? आप तो किस व्हीकल्स में ट्रेवल कर रहे हो, वो जो अंतर है 2.5 साल का भी हो सकता है ना। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो 2.5 घंटे का अंतर सिर्फ लिखा हुआ है, तो ये ऐसे भी आ सकते हैं। लेकिन बाकी जो पहला, तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों में बांटता है, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा ऑप्शन है कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को दो हिस्सों में बांटता है, ये बिल्कुल गलत है। भारत का पूर्व पश्चिम से अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। चौथा है भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तो निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें पहला और चौथा जो है सही है। तो अगर ऑप्शन में आए तो ऑप्शन नंबर डी में हम लोगों का दिया हुआ है 1 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है डी, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो अगर हम लोग बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है तो कौन सा राज्य है? तो वह है मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 19 है उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स, और यही सही जवाब भी है। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है सह्याद्री से नीलगिरी से अन्नामलाई और अन्नामलाई से कार्डमम हिल्स। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है ना? तो कृष्णा जो नदी है वह अरब सागर में नहीं गिरती है, बाकी साबरमती, ताप्ती और नर्मदा जो है वो वहाँ पर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 21 है आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? तो याद रखेंगे आम्र वर्षा क है ना, केरल एवं कर्नाटक में सामान्य घटना है। आम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल एवं कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो चार कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन जो हैं वह सत्य हैं। पहला है भारत के पश्चिमी और मध्य भागों के गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है, ये कथन सत्य नहीं है, गलत है। दूसरा है यह एक कठोर फसल है जो बार बार शुष्क दौर से निपट सकता है ना? यह एक कठोर फसल है जो बार बार के शुष्क दौर से निपट सकता है, ये ऑप्शन नंबर 2 है। और तीसरा जो है बारानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है। और चौथा ऑप्शन है राजस्थान इसके उत्पादन में अग्रणी है। तो सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3 जो है इसमें सही उत्तर है कि बाजरा जो है एक कठोर फसल है जो बार बार के शुष्क दौर से निपट सकता है, और जो बारानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता जो है कम होती है, ये बात हो रही है बाजरा की। ठीक है, तो बाजरा जो है बारानी फसल है और इसकी वजह से राजस्थान में इसकी उत्पादकता जो है वो कम है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो। तो भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित होती है जहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राज्यीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न क्रम में है। करेक्ट आंसर है मैं डायरेक्ट आंसर को बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी, शहर से शहर, गांव से शहर, गांव से गांव और शहर से गांव। जो 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राज्यीय प्रवास जो है आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न क्रम में है, शहर से शहर,
गांव से शहर, गांव से गांव और शहर से गांव। क्वेश्चन नंबर 25 है, जनसंख्या आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा शहरी संकुलन का आरोही क्रम है? आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या आकार के आधार पर जो है अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु और आखिरी में हमारा चेन्नई आता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु देन चेन्नई। ये है शहरी संकुलन का आरोही कर्व, जनसंख्या आकार के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान जो है वो किस देश से प्रेरित है? तो ना तो आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? और ये है अनुच्छेद 249, 249। तो अनुच्छेद 249 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में, है ना, जो राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकृत कर सकती है, और ये अनुच्छेद 249 में अधोलिखित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो ये हिस्सा है अनुच्छेद 37 का। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया? ये 77वां संशोधन अधिनियम 1995 में अधोलिखित है। तो किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो प्रोन्नति होती है पद में, उसमें आरक्षण जो है सुनिश्चित किया गया था? तो वह है 77वां संशोधन अधिनियम 1995। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के बारे में सही है? पहला है, यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ था, ये सही है। यह एक वैधानिक संस्था है, यह भी सही है। इनके स्थापना दर निर्धारण या संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनिमय करने के लिए की गई थी, ये भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, तो ये गलत है। ट्राई जो है उसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई थी? तो LM सिंघवी समिति, ये भी नियुक्त किया गया था। GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसमें से सारे के सारे जो समिति हैं वो नियुक्त की गई थी भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? वह है 25 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है? उनके कार्यालय के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है, ये उत्तर जो है ठीक है। यह जो स्टेटमेंट है गलत है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर तो है। आगे देखिए, अपने पद को छोड़ने के बाद वो भारत सरकार या राज्य के अधीन अन्य कोई पद पाने के योग्य नहीं है।
एक्चुअल में योग्य है। संसद के दोनों सदनों में अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है ना। तो ये भी सत्य है। तो अगर हम लोग देखें तो जो ऑप्शन नंबर 2 ऐसा कहें जो स्टेटमेंट है 2 और 3, तो ये सत्य है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 होगा, यानी कि उनके कार्यालय के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है लिखता है, एक्चुअल में उसके अधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्क संगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में उचित ठहराया जा सकता है? राज्य की सुरक्षा, बिल्कुल, मानहानि, राष्ट्रद्रोह, सार्वजनिक व्यवस्था। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और 4, राइट। तो अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्क संगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है? तो पहला राज्य की सुरक्षा है, और मानहानि है, और चौथा सार्वजनिक व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है किस समिति की रिपोर्ट ने भारत को अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत या अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया? तो वो समिति थी भूरिया समिति। तो भूरिया समिति के रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अधिनियम यानी कि पेशा 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। तो करेक्ट आंसर होगा भूरिया समिति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा औद्योगिक क्षेत्र। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 37 है शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है? तो करेक्ट आंसर है दलहन। तो भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक? तो दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता, सबसे ज़्यादा उपभोक्ता जो है वो भी दलहन का है, और आयातक जो है वो भी दलहन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलहन। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्न में से कौन सा नकद फसल नहीं है? कौन सा नकद फसल नहीं है? तो करेक्ट आंसर है ज्वार, यानी कि जूट, गन्ना और मूंगफली जो है वह नकद फसल हैं, लेकिन ज्वार जो है वह नकद फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? पारिस्थितिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 है जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? और इसका करेक्ट आंसर है 2002। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन 2002 में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है सतत विकास क्या है? आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विकास, सामाजिक विकास, उपयुक्त सभी। तो सतत विकास जो है ये उपयुक्त सभी है, यानी कि 42 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1980 में आया था।
भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई? 1991 ईस्वी में, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई? 1991। क्वेश्चन नंबर 45 है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो मूल्य विभेद, भूमि सुधार, गरीबी का दुष्चक्र, IBRD। तो यहाँ पे देखिए, जो मूल्य विभेद है इसे हम लोग भूमि एकाधिकार से मैच करेंगे, यानी कि ए जो है 3 के साथ मैच करेगा। भूमि सुधार जो है ऑप्शन नंबर 4 भूमि चकबंदी से मैच करेगा। गरीबी का दुष्चक्र रैगनर नरकस से ये जाएगा, यानी कि सी का 1। और डी IBRD जो है, यानी कि चौथा का जो बच गया 2 ब्रेटन वुड्स, यानी कि ये सारे ऑप्शन जो है हम लोगों को ऑप्शन नंबर ए में मिल रहे हैं, जो मिलान दिया गया है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो आप जो है अगर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रखें, मूल्य विभेद जो है वो भूमि एकाधिकार है। भूमि सुधार जो है अगर हम लोग देखें भूमि चकबंदी से संबंधित है। गरीबी का दुष्चक्र जो है रैगनर नरकस से, है ना। और IBRD जो है ये ब्रेटन वुड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी तरंगदैर्घ्य होगा। जो साइंस के बच्चे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा हैप्पी हो जाइए, इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी बताऊंगा। What do we call the distance between two consecutive compressions of sound wave? तो आप जानते हो कि साउंड वेव जो है वो एग्जाम्पल है किसका? लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन का। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन जो है उसमें कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनते हैं। तो दो लगातार कॉम्प्रेशंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। दो रेयर फैक्शन के बीच की डिस्टेंस जो है उसको भी हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे, लैम्डा से डिनोट करते हैं। वही अगर यहाँ पर एक ट्रांसवर्स वेव होता, कोई भी ट्रांसवर्स वेव मोशन का एग्जांपल होता वहाँ पर, तो वहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ्स का फॉर्मेशन होता है, क्रेस्ट और ट्रफ का। और दो कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और दो कॉन्सेक्यूटिव जो ट्रफ्स है उसके बीच का डिस्टेंस भी यही वेवलेंथ होता है, दैट इज लैम्डा तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी ध्वनि का परावर्तन। अगर इसकी इंग्लिश देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काउज ऑफ इको? इको का काउज क्या है? तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना। इको का कारण क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड जब रिफ्लेक्ट करता है तो हम लोगों को इको सुनाई देता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, करेक्ट आंसर होगा। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का इकाई है, यूनिट है। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और आप सब ने क्लास 11th में ये तीनों क्वेश्चंस पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे देखिए जो ध्वनि है, ध्वनि जो है वो एग्जाम्पल है किसका? लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन का। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन होता है उसके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। आप चांद में जाके एक दूसरे से, जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, वहाँ पर नहीं कर सकते हो। मतलब वहाँ पर एक मीडियम होना चाहिए, मीडियम ज़रूरी होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव या फिर साउंड वेव के ट्रांसमिशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में अगर हम लोग इसका ट्रांसलेट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, तो करेक्ट आंसर होगा साउंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा है। नेक्स्ट है वाहक, रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है। तो ये है मॉड्यूलेशन, है ना। द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑन रेडियो वेव्स इज नेम्ड एज। तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ये क्लास 12th में हम लोग जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो चैप्टर है, ठीक है, वहाँ पर पढ़ते थे। हालांकि अनफॉर्चुनेटली इस बार जैक का जो सिलेबस था उसमें ये डिलीटेड पार्ट था।
तो यही वजह है कि मैं बहुत सारा डिलीटेड पार्ट जो है उसको भी थोड़ा सा कवर करने का कोशिश करता हूँ। तो द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑन रेडियो वेव्स जो है ये कहलाता है मॉड्यूलेशन।